चलिए, React memo. Using memo will cause React to skip rendering a component if its props have not changed. This can improve performance. So the to-dos component re-render when even when the to-dos have not changed. So in this example, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर hooks का यूज़ किया, which is use state. ओनली यूज स्टेट का हम लोगों ने यूज़ किया. अब आपको ये पता है यूज स्टेट का काम क्या होता है. सो हमने यहाँ पर दो हुक्स बनाए, वन इज़ काउंट एंड अदर इज़ टू डूज. तो जो भी हम लोग नेम डिफाइन करते हैं अपने हुक का, वही आपने फिर सेट में भी डिफाइन करना था. सेट की समटाइम्स रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम्स नहीं होती है. ठीक है. सो डिफ़ॉल्ट हमने काउंट को सेट किया है 0 और टू डूज़ को हमने यहाँ पर लिखा है टू डू 1, टू डू 2. जितने भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से एरे फॉर्म में कॉमा लगा के आप बना सकते हैं. ठीक है. एक हमने यहाँ पर टू डूज़ के नाम से कंपोनेंट अपना बनाया, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लाके कॉल भी कराया हुआ है इसके अंदर. तो इसका कोड आपको यहाँ दिखाई देगा इसके अंदर. ठीक है. तो समझते हैं ज़रा इसको डिटेल में किस तरह से बेसिकली वर्क कर रहा है. सो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक फंक्शन हमारे पास इंक्रीमेंट एरो फंक्शन का यूज़ किया कि जब भी यूज़र काउंट को अपडेट करता है बेसिकली, तो उसकी वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट होगा. तो हम इस एग्जाम्पल को यहाँ से कर लेंगे इस तरह से कॉपी, और यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे रिप्लेस. और टू डूज़ के नाम से हमने लास्ट क्लास में अपना फाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो ये टू डूज़ कॉम्पोनेंट अपना यहाँ पर अवेलेबल है. एक बार ज़रा इसको ब्राउज़र में रन करके देखिए. लोकल होस्ट 3000 पर ये बेसिकली आपका रन होगा. तो हम यहाँ पर देखेंगे. तो अब आप देखिए जो हमारा बटन है ये बेसिकली कहाँ पर मैं डिफ़ाइन किया हुआ है, अपना इंडेक्स में. और todo.js जो है बेसिकली यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है अपना कि भाई हमारे पास कितने नंबर ऑफ टू डूज़ जो है वो इसमें अवेलेबल हैं. ठीक है. तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि टू डूज़ जितने भी हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है टू डू 1, टू डू 2, ये हम लोग इंडेक्स फाइल से किस में भेज रहे हैं, टू डूज़ के अंदर, और जिसको हमने यहाँ पर फॉर लूप किया हुआ है, यानी कि मैप मेथड. ठीक है. तो जितनी बार भी टू डू रेंडर होगा तो आपको यहाँ पर मैसेज आएगा कि चाइल्ड जो है वो रेंडर हुआ है. तो चलो कंसोल पे एक नज़र डालेंगे. तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है चाइल्ड रेंडर सूजन. तो यहाँ से जैसे हम लोग प्लस करेंगे तो आप यहाँ नोटिस कीजिएगा कि आपका जो टू डू वाला कंपोनेंट है ये बेसिकली क्या होगा, अपडेट होगा. चलिए क्लिक करते हैं काउंट 1. तो ये देखिए यहाँ पर अपडेट कुछ नहीं हो रहा है अभी, लेकिन हमारा ये हर बार क्लिक करने पर चाइल्ड जो हमने बनाया हुआ है अपना कंपोनेंट यानी कि todo.js, ये हमारा अपडेट हो रहा है. अब ये अपडेट हो कैसे रहा है इसको ज़रा समझते हैं. तो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है हुक, और हुक कौन सा अपना यूज स्टेट, और यूज स्टेट में हमने कौन सी स्टेट को सेट किया है, टू डूज़. और टू डूज़ में बाय डिफ़ॉल्ट हमने टू डू 1, टू डू 2, अगर आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो. जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू डू 3. तो आप यहाँ देखेंगे लिखेंगे हम लोग इंडेक्स फाइल में, बट ये ऐड हो जाएगा जाकर टू डूज़ के अंदर. ऐसा क्यों हो रहा है, हमने इसको यहाँ पर कॉल करा हुआ है टू डू कॉम्पोनेंट के ऊपर, और यहाँ से हमने फिर इसको रिट्रीव करके बेसिकली यहाँ पर फैच किया हुआ है. तो अभी आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 हो गया इस तरह से. तो जितनी बार भी क्लिक हो रहा है उतनी बार हमारा कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है. तो इसी को कैसे हैंडल किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है उसकी बात कर रहे हैं. सो व्हेन यू क्लिक द इंक्रीमेंट बटन द टू डूज कंपोनेंट री रेंडर. इफ़ दिस कंपोनेंट वाज कॉम्प्लेक्स इट कुड कॉज परफॉर्मेंस इशू. अभी तो कोई ज़्यादा लोड नहीं है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कल कोई बहुत हैवी कंपोनेंट होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है इसमें, तो आपका डेटा जो है स्लो यहाँ पर रेंडर होगा. सो सोल्यूशन क्या है, टू फिक्स दिस वी कैन यूज़ मेमो. अब ये मेमो क्या है, यूज़ मेमो टू कीप दी टू डूज कंपोनेंट फ्रॉम नीडलेसली री रेंडरिंग. यानी कि जब नीड नहीं है तो अननेसेसरी उसको रेंडर नहीं होना चाहिए. तो मेमो भी एक तरह का हुक ही होता है आपका. तो यहाँ पर ज़रा हम लोग समझते हैं इसको. तो क्या करेंगे, रैप दी टू डूज कंपोनेंट एक्सपोर्ट इन मेमो. यानी कि जो हम लोग यहाँ पर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हमें किस में डालना है, एक हमने हुक इंपोर्ट कराया मेमो के नाम से. मेमो भी एक हुक है. ठीक है. इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप आगे जाके समझेंगे कि किस तरह से बेसिकली वर्क करता है. सो कोड हमारा जो मेन वाला है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. सिर्फ हम अपने इस वाले पार्ट में जो हमारा todo.js है, जो कि अभी हमारा नीडलेसली रेंडर हो रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग आके ज़रा इस कोड को अपडेट कर लेते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दिस कोड
मैं यहाँ पर नया कोड डाल रहा हूँ जिसमें क्या है, मेमो हमारा हुक अवेलेबल है। ठीक है, फाइल को हम लोग सेव करेंगे, यहाँ से ब्राउज़र में आते हैं, रीलोड करेंगे, प्लस करिए यहाँ पर। अब आप देखिए हमारा काउंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज, बट हमारा जो कंपोनेंट है टू डूज वो रीरेंडर नहीं हो रहा है। सो मेमोवाइज फंक्शन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आपका हुक का क्या काम कर रहा है, वो उसको रीरेंडर होने से बचा रहा है। So now the to-dos component only re-renders when the to-dos that are passed to it through props are updated. Otherwise ये आपका re-render नहीं होगा। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल जो आप देखेंगे आगे चल के, वो आप देखेंगे जब हम लोग हुक के अंदर इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने जस्ट इतना समझा कि छोटा सा कोड में चेंज किया हमने, क्या किया, बस एक्सपोर्ट करते वक्त टू डू को जहाँ दो डायरेक्ट कर दे मेमो में पास किया। इसके अलावा मेमो को हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया, मेमो को जस्ट इंपोर्ट और यहाँ पर रैप, दैट्स इट। तो अनवांटेड जो नीडलेसली आपकी जो चीज़ें चल रही हैं वो आपकी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो लास्ट क्लास का हमने हुक देखा था स्टेट, और उससे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ हुक, हुक्स क्या होते हैं। आज हम लोग अपना नेक्स्ट हुक देखेंगे, यूज़ इफेक्ट। चलिए, सो यूज़ इफेक्ट हुक का क्या काम होता है इसको समझते हैं। द यूज़ इफेक्ट हुक अलाउज you to perform side effects in your component. Some examples of side effects are fetching data, directly updating the DOM, and timers. Use effect accept two argument, the second argument is optional. यानी कि first is required and second is optional. So यहाँ पर let's use a timer as an example. तो हमने यहाँ पर एक set timeout जो कि आप जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो यूज़ टाइम आउट टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर इनिशियल रेंडर। सो हम लोग यहाँ पर अब देखिए मल्टीपल हुक्स अगर हम लोग कॉल कराने की बात करते हैं तो आप इस तरह से एक साथ कॉमा लगा के निकाल सकते हैं रिएक्ट से। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट रिएक्ट और यूज़ स्टेट यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे एक फंक्शन है जिसका नेम हमने रखा है यहाँ पर टाइमर। अभी कुछ भी हो सकता है, यूज़र डिफाइन है, बट मेक श्योर करें कि टी कैपिटल ही हो। इसके बाद हमने यहाँ पर हुक सेट किया काउंट और सेट काउंट। बाय डिफ़ॉल्ट काउंट का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 0। यूज़ इफेक्ट हम लोगों ने एक फंक्शन यहाँ पर बनाया और उसके अंदर हमने चलाया सेट टाइम आउट, और हमने लिखा है यहाँ पर कि जो सेट काउंट है जो हमने यहाँ पर बना रखा है इसकी वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेंशन होगा कि आई हैव रेंडर्ड, यहाँ पर जो काउंट है आपका जो कि 0 है, तो जब भी आपका सेट काउंट अपडेट होगा तो यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज होना स्टार्ट होगा। तो चलिए ज़रा इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है हमारे लिए। क्लोज करेंगे इसको, फाइल को करेंगे सेव एंड स्विच टू वेब ब्राउज़र। अब देखिए जैसे से एक एक सेकंड गुजर रहा है ना, यहाँ पर लिखा रहा है कि मैं कितनी बार रेंडर हो चुका है, रेंडर 7, 8, 9, 10, 11, ये चलता रहेगा इनफिनिट इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, बट वेट, इट कीप्स काउंटिंग इवन दो इट शुड ओनली काउंट वंस। हम चाहते थे कि एक बार हो, बट ये चलते जा रहे हैं। सो यूज इफेक्ट रन्स ऑन एवरी रेंडर, दैट मीन्स दैट व्हेन द काउंट चेंजेस अ रेंडर हैपन, सो विच देन ट्रिगर्स अनदर इफेक्ट। So this is not what we want. There are several ways to control when side effects run. So अगर आप इसमें यहाँ पर देखें तो हमने यूज़ इफेक्ट जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और उसके अंदर बेसिकली हमारा अपडेशन जब चल रहा है। तो क्या सोल्यूशन है उस पर आते हैं। सो वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द सेकेंड पैरामीटर विच एक्सेप्ट एन एरे, वी कैन ऑप्शनली पास डिपेंडेंसीज टू यूज़ इफेक्ट इन दिस एरे। यानी कि आपका जो यूज़ इफेक्ट जहाँ पर एंड हुआ है वहाँ पर आप इधर अपना एरे पास कर देंगे ब्लैंक के। सो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1 नो डिपेंडेंसी पास। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ये रन्स ऑन एवरी रेंडर, यानी कि जितनी बार कंपोनेंट अपडेट होगा इफेक्ट आपका रन होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉमा लगा के लास्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पर छोड़ा है, इसमें एरे छोड़ देंगे इस तरह से ब्लैंक एंड एम्प्टी एरे। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया नो डिपेंडेंसी पास, ये है एन एम्प्टी एरे। थर्ड क्या, प्रॉप्स और स्टेट वैल्यू। आप यहाँ पर प्रॉप और स्टेट की वैल्यू लिख सकते हो कि हमें क्या कराना है एरे में। ठीक है, सो रन्स ऑन फर्स्ट रेंडर एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंजेस, तो ये वर्क करेगा। सो टू फिक्स दिस इशू लेट्स ओनली रन दिस इफेक्ट ऑन द इनिशियल रेंडर। सो ओनली रन द इफेक्ट ऑन द इनिशियल रेंडर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लैंक एरे यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, बाकी पूरा कोड सेम रहेगा,
बस एक ब्लैंक एरे यहाँ पर जाके बना के आएगी, कॉमा एंड फाइल को सेव कर दीजिए, स्विच टू वेब ब्राउज़र। अभी क्या होना चाहिए कि ये एक बार चलेगा और ये रुक जाएगा, अब ये इन्फिनाइट नहीं चलता रहेगा, ठीक है। सो हम तभी चाहते हैं तब अपडेट हो जब कुछ हो वहाँ पर, समथिंग इज हैपनिंग है, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अब इसी में अगर हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करके काम करें तो कैसे चलेगा। सो यूज इफेक्ट हो दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ वेरिएबल, इफ द काउंट वेरिएबल अपडेट्स द इफेक्ट विल रन अगेन। सो जैसे कि हमने यहाँ पर इस बार क्या करा, +1 की जगह पर हमने लिखा है मल्टीप्लाई विद 2, यानी कि अब की बार यहाँ पर काउंट जो है उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर साथ में क्या लगा रहे हैं, कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन क्या काम करेगा, यहाँ पर हमने लिखा है कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। अब सेट कैलकुलेशन में काउंट की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 से, और हमने काउंट को यहाँ पर पास किया हुआ। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसको ले जाके कॉल करिए, प्रेस कीजिएगा Ctrl+S, स्विच कीजिएगा वेब ब्राउज़र में, और आप जैसे ही यहाँ पर प्लस करेंगे तो नीचे आपका कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। जैसे 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 4 होगा, 4 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। डेटा मल्टीप्लाई 2 होता रहेगा जितनी बार भी आप उसके अंदर प्लस करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने क्या एक बटन लगा रखा है जिस पर हमने काउंट की वैल्यू C+1 सेट काउंट चलाया हुआ है अपना, ठीक है। और कैलकुलेशन जो है आपका वो रेंडर होगा इसमें कि कितनी बार बेसिकली आप कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है काउंट हुआ 19 टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ हमारा 2 से, तो ये अपना 38 होगा, डेटा यहाँ पर रेंडर होगा। सो इफ़ देयर आर मल्टीपल डिपेंडेंसी दे शुड बी इंक्लूडेड इन दी यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे। सो हम लोग वहाँ पर कॉमा लगा के पास कर सकते हैं चीज़ों को। सो इफेक्ट की बात करते हैं क्लीनअप की। सो सम इफेक्ट्स रिक्वायर क्लीनअप टू रिड्यूस मेमोरी लीक, यानी कि अननेसेसरी मेरे डोम पर लोड ना हो। सो हम लोग यूज़ करते हैं टाइम आउट, सब्सक्रिप्शन, इवेंट लिसनर एंड अदर इफेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड शुड बी डिस्पोज्ड। सो वी डू दिस बाय इंक्लूडिंग अ रिटर्न फंक्शन एट द एंड ऑफ द यूज इफेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि रिटर्न, और हमने यहाँ पर लिखा है भाई जो टाइम आउट हमारा चल रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाए, क्लियर टाइम आउट हो जाए। सेट टाइम आउट जो है वो क्लियर टाइम आउट हो जाए, और किस डेटा को क्लियर करना है, टाइमर वेरिएबल के अंदर जो भी हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका डोम लाइट वेट रहेगा और आपका ऐप जो होगा वो ग्लिच भी नहीं करेगा। तो ये देखिए, ठीक है, ये चला 1 टाइम, और उसके बाद में आपका जो टाइमर फंक्शन है वो भी डिसमिस हो गया। सो टू क्लियर द टाइमर वी हैड टू नेम इट, यानी कि हमारा वेरिएबल था टाइमर, टाइमर में ये चल रही थी सारी चीज़ें। हमने यहाँ पर रिटर्न के अंदर जाके क्या लिखा है, क्लियर टाइम आउट। सेट टाइम आउट होता है वैसे क्लियर टाइम आउट भी प्री डिफाइन है। टाइमर वेरिएबल को पास कराइए, इसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही थी वो मेमोरी से डिसमिस हो चुकी हैं आपकी। तो बस एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट दिया, काम खत्म। इसी तरह से आपका एक और हुक आता है जिसको हम बोलते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। अब रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज़ अ वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए, इट कैन बी यूज टुगेदर विद द यूज स्टेट हुक टू शेयर स्टेट बिटवीन डीपली नेस्टेड कंपोनेंट मोर इजीली देन विद यूज स्टेट अलॉन। सो देखो हमने क्या किया था ना, एक पंकज का डाउट था, पंकज आज क्लास में नहीं है, नहीं तो हम लोग डिस्कस करते। तो यहाँ पर एक डेल्टा रिएक्ट करके इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कुछ कंपोनेंट्स थे, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें एक प्रोडक्ट के नाम से है, ठीक है, एक प्रोडक्ट टैब के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। सो जो पंकज ट्राई कर रहे थे दैट टाइम, तो वो हुक का इस्तेमाल नहीं करते जिससे डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो उसी में हमने उन्हें स्टेट वगैरह का हुक का यूज़ करना सिखाया था कि किस तरह से आप इसकी हेल्प से एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में लेके जा सकते हैं। तो रिएक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, या अगर आप कुछ डायनामिक फंक्शनलिटी परफॉर्म करें तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। सिंपल डेटा तो रेंडर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे यहाँ पर डायनामिकली अगर कोई वैल्यू अपडेट हो रही है इधर, तो वो मेन उस पर आ जाए तो वो वाला काम नहीं हो पाता है, इसलिए हुक्स की सबसे ज़्यादा नीड आती है। तो चलिए इसको ज़रा समझ लेते हैं, यहाँ आते हैं। सो पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। स्टेट शुड बी हेल्ड बाय द हाईएस्ट पैरेंट कंपोनेंट इन द स्टैक दैट रिक्वायर्स एक्सेस टू द स्टेट। To illustrate, we have many nested component. The component at the top and the bottom of the stack need access to the state.
To do this without context, we will need to pass the state as props through each nested component. This is called prop drilling. So ये भी एक तरीका है जो मैंने पंकज को बोला था कराने के लिए। तो यहाँ पर क्या पासिंग प्रॉप्स थ्रू नेस्टेड कंपोनेंट, यानी कि हमने यहाँ पर यूज स्टेट का यूज़ किया हुआ है, हमने कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है कंपोनेंट वन। तो मैं अलग अलग कंपोनेंट फाइल ना बना के एक ही फाइल में कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। सो हमारा फंक्शन है कंपोनेंट वन जिसके अंदर हमने यूज़र और सेट यूज़र को डिफाइन किया, तो यानी कि जिसमें डिफाइन किया ये हो गया मेन। ठीक है, यूज़र सेट यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज स्टेट में जो वैल्यू डाली है वो क्या है, एपटेक लिमिटेड। ठीक है, यूज स्टेट में हमने डेटा क्या रखा है, एपटेक लिमिटेड। रिटर्न करेंगे यहाँ से हेलो, और बैकटिक के अंदर हम लोग हेलो डॉलर यूज़र को हम लोग यहाँ पर कॉल करा देंगे। और वन के अंदर हमने रेंडर कराया टू को, टू के अंदर हमने रेंडर कराया थ्री को, थ्री के अंदर हमने रेंडर कराया फोर को, फोर के अंदर हमने रेंडर कराया फाइव को, एंड फाइव के अंदर मैंने वापस से रिपीट करा दिया इस चीज़ को। ठीक है, हेलो यूज़र अगेन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डेटा हमारा यहाँ सेट हुआ था कंपोनेंट वन में, अब वो यूज़र हम लोग सभी में एज एक्सप्रेशन पास करते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपका नंबर वन कंपोनेंट का डेटा नंबर फाइव पर डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। चलो चला के देखते हैं ज़रा इसको, क्या ये सही काम करता है या नहीं। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस एंड स्विच करेंगे वेब ब्राउज़र में, और यहाँ आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है हेलो एपटेक लिमिटेड, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री, कंपोनेंट फोर, कंपोनेंट फाइव, और फाइव में लिखा था हेलो एपटेक लिमिटेड अगेन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इतना डीपली नेस्टेड कर सकते हैं अपने डेटा को, यानी कि वन से टू में गया, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, और फाइव के अंदर हमने री रेंडर कराया इस डेटा को। तो क्या ये सही प्रैक्टिस है? तो इसी का हमें जो मिलता है वो है कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में, कि कैसे इस चीज़ को बेटर वे में हैंडल किया जाए। तो यहाँ आएंगे, even though component 2 or 4 did not need the state, they had to pass the state along so that it could reach component 5। तो इसका हम लोग सोल्यूशन पर आते हैं। तो सोल्यूशन इज़ टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हम यहाँ पर यूज स्टेट के साथ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक हुक लेकर आएंगे, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कंपोनेंट वन के अंदर यूज़र सेट यूज़र, और स्टेट की वैल्यू है एपटेक लिमिटेड। हमने यहाँ पर यूज़ किया यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इज़ यूज़र, H1 में हमने यहाँ पर अपना मैसेज लिखा और कंपोनेंट को बंद कर दिया। अब ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। अब बात करें इसको किस तरह से हमें हुक करना है। सो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ देखो, इन दी ऑर्डर टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट इन अ चाइल्ड कंपोनेंट वी नीड टू एक्सेस इट यूजिंग द यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। First, include the use context in the import statement. So use state, create context, use context. ठीक है, then you can access the user context in all component। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं constant हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया यूज़र, और उसके अंदर हमने इसको कॉल करा दिया यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, और उसके अंदर यूज़र कॉन्टेक्स्ट को लास्ट में कॉल किया। तो अब इसका फाइनल कंपाइलेशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये हमारा फाइनल है। So here is a full example using React context। तो state, create context and use context। ठीक है, तो context को create भी करना होता है, फिर उसको use करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, create context, एक user context नाम से वेरिएबल डिफाइन किया, और उसके अंदर create context को हमने कॉल करा दिया हुक को। इसके बाद आप यहाँ पर यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पर अपना हुक बनाया है उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे और डेटा इसको दे देंगे। अब की बार आप देखोगे 2, 3, 4 को हमने या 5 को हमने कोई डेटा नहीं दिया, बट मैं डायरेक्ट इस डेटा को नंबर वन कंपोनेंट से लास्ट कंटेंट के ऊपर एक्सेस कर पाऊँगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डेटा हमारा नंबर 5 पर सक्सेसफुली वर्क करा, और कंसोल भी हमारा एकदम क्लीन चल रहा है इसके अंदर। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था एक वेरिएबल यूज़र कॉन्टेक्स्ट, और जिसमें हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराया, डबल सेमीकोलन है, एक एक्स्ट्रा हटा दीजिए इसको, और इसके अंदर आपने जाके कॉल किया अपना H1, और उसके अंदर यूज़र की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी एपटेक लिमिटेड वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी है बैकटिक में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है। नंबर 5 में जाके हमने बस क्या लिखा, कॉन्स्टेंट यूज़र यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़र कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पर कॉल करा लिया जो हमने ये डिफाइन किया था। बस सिंपल इतना करना है। तो 1 का डेटा नंबर 5 पर भी आप बहुत ईजिली एक्सेस कर पा रहे हैं।
सो दिस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। बात करते हैं यूज़ रेफरेंस। use reference hook. The use reference hook allow you to persist value between renders. It can be used to store a mutable value that does not cause a re-render when updated, so it can be used to access a DOM element directly. So does not cause re-render. So if it tries to count how many times our application renders using the use state hook, we would be caught in an infinite loop, since this loop itself cause a re-render. So to avoid this we can use the use reference hook. ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, hook होगा ये. So import react use state use effect and use reference. ठीक है, स्टेट हमें चाहिए होता है सेट करने के लिए, इफेक्ट हमें चाहिए उसके अंदर चेंजेस वगैरह करने के लिए, अपडेशन के लिए, और यूज़ रेफरेंस का हमने यहाँ पर रोल अभी देख ही लिया कि क्या काम करेगा. सो हमने यहाँ पर बनाया फंक्शन जिसका नेम है ऐप, और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल अपना डिफाइन किया कांस्टेंट, और हमने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर हुक इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ब्लैंक. हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट काउंट और यूज़ रेफरेंस की वैल्यू क्या है 0. यूज़ इफेक्ट के अंदर जब भी आपका कुछ चेंजेस होगा तो उसमें +1 का काउंट की वैल्यू में हो जाए. तो क्या होगा कि यूज़र जैसे टाइप करता है कि काउंट की वैल्यूज आपकी बढ़ती जाएंगी, भाई कितना वो टाइप कर चुका है उसमें. तो जैसे हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ से फ्रेगमेंट में हमने लिखा वैल्यू इनपुट वैल्यू, हमने यहाँ से हुक को इस पर बाइंड किया. हमने लिखा सेट इनपुट वैल्यू, और जो भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है वो हमें रिटर्न हो. सो हमने क्या लिखा, दूसरा जो वेरिएबल बनाया था काउंट, काउंट के अंदर यूज़ रेफरेंस जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0 जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर जैसे आप इसमें टाइप करोगे इनपुट फील्ड में, वैसे आपका डेटा जो है वो अपडेट होना स्टार्ट होगा. चलिए ट्राई करके देखते हैं इसको. ये देखिए अभी क्या है, काउंट के लिए 0. अब जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ARENA, ठीक है, तो ये आपका अपडेट होता जाएगा. ये देखिए दोबारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दोबारा से लिखेंगे. ठीक है, तो ये होता है आपका यूज़ रेफरेंस, यानी कि कितनी बार आपका कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है ये उसको काउंट कर सकता है. So use reference only returns one item if it returns an object called current. So when we initialize use reference, we set the initial value use reference is to 0. So it is like doing this constant count equal to current 0. We can access the count by using count dot current. इस तरह से भी आप इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. बात करते हैं एक्सेसिंग डोम एलिमेंट. इन जनरल वी वांट टू लेट रिएक्ट हैंडल ऑल डोम मैनिपुलेशन, बट देयर आर सम इंस्टेंसेस यूज वेयर यूज रेफरेंस कैन बी यूज्ड विदाउट कॉजिंग इश्यूज. सो इन रिएक्ट वी कैन ऐड अ रेफरेंस एट्रीब्यूट टू एन एलिमेंट टू एक्सेस इट डायरेक्टली इन डोम. सो यूज रेफरेंस टू फोकस द इनपुट फील्ड. तो हमने लिखा है इम्पोर्ट रिएक्ट यूज रेफरेंस फ्रॉम रिएक्ट. जनरली हुक्स जो होते हैं जब वो यूज इफेक्ट के साथ ही काम करते हैं, यूज स्टेट के साथ, इफेक्टिंग यूज स्टेट, बट डायरेक्ट भी आप कुछ चला सकते हैं. तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है डायरेक्ट के केस में. तो हमने यहाँ पर अपना बनाया फंक्शन जिसका नेम है ऐप, और यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को यूज रेफरेंस में डिफाइन कर दिया, हुक को बाइंड किया. अब क्या कांस्टेंट फोकस एलिमेंट हमने यहाँ पर बनाया, और हम इनपुट एलिमेंट को क्या बोलते हैं करंट डॉट फोकस. तो जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे एलिमेंट आपका फोकस होगा. ट्राई करके देखिए. यहाँ आएंगे अपने एग्जांपल में, और इसमें डबल सेमीकोलन शायद कहीं पर था, कहाँ है ये, इसको हटा दो. चलिए ट्राई करेंगे. तो जैसे आप फोकस एलिमेंट पर क्लिक करेंगे देखिए एलिमेंट आपका फोकस हो गया. फोकस क्यों हुआ, जरा कोड को ध्यान से देखिए. क्या लिखा था हमने, वेरिएबल इनपुट एलिमेंट इक्वल टू यूज रेफरेंस, फोकस एलिमेंट इज अ फंक्शन, उसके अंदर हम लिखा इनपुट एलिमेंट डॉट करंट डॉट फोकस. ठीक है, तो जैसे आप बटन पर इसको कॉल करेंगे फोकस इनपुट को, तो ये क्या करेगा, टैप होते ही आपका इस फील्ड को एक्टिव करा. तो कर कैसे रहे, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज़ रेफरेंस का हमने यहाँ पर REF और इनपुट एलिमेंट को हमने यहाँ पर पास किया हुआ है. बस इसी की वजह से ही आपका चेंज कर देता है इस चीज़ को. बात करें ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस. सो द यूज़ रेफरेंस हुक कैन ऑल्सो बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस स्टेट वैल्यू.
This is because we are able to persist use reference value between renders. So use reference to keep track of previous state value. हम लोग यहाँ पर state effect reference का यूज़ करेंगे. Input value set input value, और हमने यहाँ पर previous input value में use reference को bind किया हुआ है. use state को हमने जो हमने hook बनाया उसके साथ bind किया हुआ है, और effect जो है वो मुझे ये बताएगा कि भाई क्या changes हुआ है आपका, जो इस पर आपका बेसिकली ये वर्क करेगा यूज रेफरेंस. तो यूज इफेक्ट हुक के अंदर हमने लिखा प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट इक्वल टू इनपुट वैल्यू. ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा आगे, क्योंकि अगर ये हमने ब्लैंक छोड़ा तो ये चलता रहेगा, तो ये ना हो ऑटोमेटिक, तो इसके बाद ये डेटा के बेशुमार स्टॉप हो जाएगा. मैं इनपुट वैल्यू का एरे में एंट्री पास किया है. अब इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू है आपका इनपुट वैल्यू, जिसको हमने यहाँ पर बाइंड किया ऑन चेंज पर सेट इनपुट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. सो सेट इनपुट वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया. इस पर क्या होगा, ये बाइंड हुआ. अब जैसे चेंज होगा डेटा आपका अपडेट होना स्टार्ट होगा. अब करंट वैल्यू जो होगी वो इनपुट में लिखाएगी, प्रीवियस वैल्यू जो है वो आपको प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी. तो चलिए ट्राई करके देखिए. जैसे जैसे मैं टाइप करते जाऊँगा ये मुझे बताएगा प्रीवियस लेटर आपने फील्ड में क्या लिखा था, उसका डेटा आपको दिखाएगा. जैसे मैं लिखा ए, तो अभी प्रीवियस वैल्यू कुछ नहीं आएगा. अब मैं लिखूँगा आर, तो ये बताएगा प्रीवियस वैल्यू जो है वो ए थी आपकी. ठीक है, ई एन ए, तो ये एक प्रीवियस वैल्यू मुझे बताते जा रहा है इस तरह से. तो जो मैंने आपको जो क्लास कंपोनेंट पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू चेक करना सिखाया था. तो सेम हम लोग यहाँ पर ये काम रेफरेंस के अंदर कर सकते हैं. दिस टाइम वी यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज रेफरेंस टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रीवियस स्टेट. इन द यूज इफेक्ट वी आर अपडेटिंग द यूज रेफरेंस करंट वैल्यू ईच टाइम द इनपुट वैल्यू इज अपडेटेड बाय एंटरिंग टैग्स इनटू द इनपुट फील्ड. नेक्स्ट आता है रिड्यूसर. रिड्यूसर की बात करते हैं. The reducer hook is similar to the use if state hook. It allow for custom state logic. By default हम लोग उसमें कंडीशनल नहीं बना सकते हैं हुक को, लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीसेस ऑफ स्टेट दैट रिले ऑन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यूज रिड्यूसर में यूजफुल. सिंटैक्स क्या रहेगा, द यूज रिड्यूसर हुक एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट यूज रिड्यूसर, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट. दो चीज़ें में डालनी है. अब ये होती क्या है, द रिड्यूसर फंक्शन contains your custom state logic and the initial state can be a simple value but generally will contain an object. The use reducer hook returns the current state and a dispatch method. So here is an example of use reducer in our counter. So जैसे example के तौर पर हम यहाँ देखेंगे कि हमने लिखा है यूज रिड्यूसर हुक, और यहाँ पर लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको एक इनिशियल टू डूज जिसके अंदर ID 1, टाइटल टू डू 1 एंड कंप्लीट स्टेटस ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू हमने डिफाइन किया. इसी से 2, इसी तरह से 3 हमने सबको यहाँ पर लिख के डिफाइन कर लिया पहले इनिशियल टू डूज में. अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट रिड्यूसर, और हमने यहाँ पर लिखा स्टेट और एक्शन. इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर हमने सेट कर लिए. अब यहाँ पर लिखेंगे स्विच एक्शन डॉट टाइप. ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर है. लिखा केस अगर कंप्लीट है तो ये हो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट स्टेट आपका रिटर्न हो जाए इसके अंदर. अब ये टू डू क्या है, ये जितने भी टू डू हैं वो सारे आपके जो है वो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आपको डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है, सो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया अपना टू डूज़ के नाम से, और हमने लिखा कॉन्स्टेंट टू डूज़ और डिस्पैच. यहाँ पर हमने लिखा यूज रिड्यूसर. रिड्यूसर के अंदर आपने इनिशियल टू डूज़ को पास करना है. हैंडल कंप्लीट एक हमने अपना बटन बना लिया जिसमें आपका डेटा डिस्पैच हो रहा है. टाइप कंप्लीट और ID टू डू ID. इस तरह से रिटर्न के अंदर जाके आप इसको लूप में चला लेंगे ताकि जैसे से आपका चलता जाए वैसे से आपका ये रिपीट होता जाए चीज़ें. तो ज़रा एक बार ट्राई करके देखिए कि ये किस तरह से बेसिकली चीज़ें वर्क करती हैं यूज रिड्यूसर में. यहाँ आइए, कंट्रोल S कीजिए और ब्राउज़र में रन करके देखिए. तो जैसे कि हमारे पास 3 टू डूज़ हैं यहाँ पर, टू डू 1, टू डू 2, टू डू 3. ठीक है, अब तीनों ही हमारे यहाँ पर फॉल्स क्यों है, मतलब अनचेक क्यों है, क्योंकि तीनों की वैल्यू फॉल्स है. अगर मैं किसी एक को लिख देता हूँ लाइक ट्रू, तो आप यहाँ देखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आएगा इस तरह से. तो इस वजह से हमने इसको क्या रखा है, फॉल्स. ठीक है, एक ही कंपोनेंट में काम चल रहा है सारा हमारा. ठीक है,
ये है वो पार्ट जिसकी हेल्प से बेसिकली हमने यहाँ पर इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है। यहाँ से हमारा ये पूरा लूप वगैरह चल रहा है। तो चलिए, तो जैसे आप यहाँ से इसको ये ऑन कर रहे हैं तो ये आपका स्टेट जो है बेसिकली अपडेट हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो इधर आते हैं। So this is just the logic to keep track of the to-do complete status. All of the logic to add, delete or complete a to-do could be contained with a single use reader hook by adding more actions. तो हम लोग इसके अंदर CRUD ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं जनरली वो रीडर की हेल्प से किया जाता है, जो कि आप आगे चल के देखेंगे कैसे हैंडल करना है इसके साथ। फिर आता है हमारा कॉल बैक हुक। द React use callback hook returns a memoized callback function. Think of memoization as caching a value so that it does not need to be recalculated. This allows us to isolate resource intensive functions so that they will not automatically run on every render. So use callback hook only runs when one of its dependencies update. So this can improve performance. The use callback and use memo hooks are similar. The main difference is that use memo returns a memoized value and use callback returns a memoized function. ठीक है, तो मेमो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। प्रॉब्लम की बात करते हैं। वन रीज़न टू use callback is to prevent a component from re-rendering unless its props have changed. In this example, you might think that the to-dos component will not re-render unless the to-dos change. तो हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ देखेंगे। इसको हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे और यहाँ जाके इसको कॉल, और जो हमने यहाँ पर अपना टू डू डॉट बनाया था उसको आप यहाँ से इधर जाएंगे टू डू वाले कंपोनेंट के अंदर। सो इस बार हमने यहाँ पर दो चीज़ें भेजी हैं, टू डूज़ और ऐड टू डू। ठीक है, इसको भी सेव कर लीजिए। ये टू डूज़ और ऐड टू डूज़ यहाँ से हमने भेजे। ठीक है, ये अपना ऐड टू डूज़। तो इधर आते हैं और यहाँ पर रिलोड किया। देखो क्या लिखा है, चाइल्ड रेंडर। अब क्या होगा, जिससे आपने लिखा यहाँ से काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका काउंट बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये जो काउंट वाला डेटा है ये हमने कहाँ डिज़ाइन किया, ज़रा इसको ज़रा समझिए। तो ये काउंट है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब जब लोग ऐड टू डू पर क्लिक करते हैं, जैसे काउंट 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो लिखा रहा है उतनी बार ऐड टू डू, ऐड टू डू। तो यहाँ पर ये हमारा अपडेट हो रहा है इधर। तो इसको कैसे बेटर तरीके से डील करें, तो यहाँ आइए ट्राई। देखो पॉइंट को समझिए कि मैं अगर ऐड करता हूँ टू डू तब भी चाइल्ड रेंडर हो रहा है, अगर मैं काउंट करता हूँ तब भी चाइल्ड रेंडर हो रहा है। इसी को फिक्स करना है। So try running this and click the count increment button. You will notice that the to-dos component rendered even when the to-dos do not change. So why does this not work? So we are using memo, so the to-dos component should not re-render since neither the to-dos state nor the add to-dos function are changing when the count is incremented. So this is because of something called referential equality. So every time a component re-render, its function get recreated. Because of this, the add to do function has actually changed. So solution की बात करें, to fix this we can use the use callback hook to prevent the function from being recreated unless necessary. So use callback hook to prevent the to do's component from re-rendering needlessly. So पहले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पर ओनली स्टेट का यूज़ किया है। इस वाले एग्जांपल हम लोग कॉल बैक का भी यूज़ करेंगे साथ में। बाकी इधर कोड में हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इंडेक्स फाइल को अपडेट करेंगे। चलिए फाइल को हमने किया अपडेट, स्विच करते हैं वेब ब्राउज़र में और जो हमारा कंपोनेंट था उसको अपन ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ऑन करेंगे अपना, तो देखिए यहाँ पर लिखा है चाइल्ड रेंडर। हम यहाँ से करते हैं काउंट में इंक्रीमेंट, तो कोई भी यहाँ पर चेंजेस इस बार नहीं हो रहा है। बट अगर आप यहाँ से ऐड करते हैं तो ये तभी ये बेसिकली चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर इस बार ये नहीं हो रहा है कि मैं अगर काउंट को अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा टू डू भी अपडेट हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसी के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया यूज़ कॉल बैक, और हमने लिखा ऐड टू डू जब भी होगा तो उसके अंदर यूज़ कॉल बैक को हमने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर, यानी जब तक उसकी वैल्यू चेंज ना हो तब तक ना हो, इस तरह से।
तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन कि कैसे आपने इसको कंट्रोल करना है. सो नाउ द टू डूज कंपोनेंट विल ओनली री रेंडर व्हेन द टू डूज प्रॉप चेंज, अदरवाइज इट विल नॉट अपडेट ऑटोमेटिकली. बात करते हैं मेमो का डिटेल वर्जन कि मेमो क्या काम करता है. सो ये तुम्हें पता चलेगा कि मेमो मेमोमाइज्ड वैल्यू में रिटर्न करता है, ना कि फंक्शन. यूज कॉलबैक में मेमोमाइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है. सो द React use memo hook return a memoized value. Think of memomization as caching a value so that it does not need to be recalculated. The use callback hook only run when one of its dependencies updated. This can improve performance. The use callback and use memo hooks are similar. The main difference is that use memo returns a memoized value and use callback returns a memoized function. बात आती है परफॉर्मेंस की. The use memo hook can be used to keep expensive resource intensive function from needlessly running. In this example, we have an expensive function that runs on every render. When changing the count of adding a to do, you will notice a delay in execution. यानी कि आपको एक delayed delay उसमें दिखाई देगा. So चलिए मैं यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉल. तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा नंबर रखा ताकि जैसे प्लस हो एक डिले के बाद आपको डेटा वहाँ पर दिखाई दे. तो चलिए इसको करते हैं यहाँ से एक्सपीरियंस, लिखेंगे लोकल होस्ट और साथ में हम लोग कंसोल को भी ओपन कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेटिंग जैसे हमें यहाँ पर रेंडर हो रहा है, हमने बोला काउंट. तो देखो एक इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब टाइम लगा के आ रहा है. देखो मैंने क्या है ना, एक लेट है, कुछ डिले है इसके अंदर. और डिले मैंने जानबूझ के क्यों दिखाया है ताकि यहाँ पर ये वैल्यू रहे, सो दैट कि आपका डेटा इमीडिएट ना हो, टाइम लगा के उसमें एडिशन हो. नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपके पास कोई हैवी लोड नहीं होगा. ठीक है, तो ये देखो बहुत स्लो चल रहा है. जैसे मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ तो इसको भी बहुत टाइम लग रहा है ऐड होने में, है ना. तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम क्विक काम हो. तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो पहले तो जरा इसको समझो कि ये काम कैसे कर रहा है. अ पुअर परफॉर्मिंग फंक्शन द एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन रन्स ऑन एवरी रेंडर. यानी कि वो हर बार इतना डेटा चेक करता है फिर उसमें +1 करता है. ठीक है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा. तो इसी को हम लोग करते हैं मेमो के अंदर. To fix this performance issue, we can use the use memo hook to memoize the expensive calculation function. This will cause the function to only run when needed. So we can wrap the expensive function call with use memo. The use memo hook accepts a second parameter to declare dependencies. The expensive function will only run when the dependencies have been changed. So in the following example, the expensive function will only run when counts is changed and not when to do's are added. सो यहाँ पर आप नोटिस करें हमने मेमो का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर कैलकुलेशन जितना भी है उसको यूज़ मेमो के अंदर पास कर दिया, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को. अब ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जब आपका इसके अंदर आ गया तो आपका ये जो डेटा नीचे चल रहा है वो यहाँ पर मेमो के अंदर हैंडल होगा. इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी ऐप की जो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी. चलिए एक्सपीरियंस करके देखते हैं. अभी आप एक बार दोबारा देख लो, चेंज करने से पहले देखो हमने क्लिक किया, एक टाइम लग रहा है डेटा अपडेट होने में. इसी को हमें क्विक करना है तो हमने यहाँ से किया सेव. और अब आप यहाँ पर चेंजेस देखिएगा, जैसे मैं करता हूँ ऐड टू डू, इमीडिएट काम हो रहा है. ठीक है, इसमें हमने नहीं डाला है तो इसलिए इस पर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है फटाफट काम कर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं दोनों को वहाँ डालूंगा तो दोनों मेरे वहाँ पर फटाफट से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ. तो ये जस्ट आपको सिखाने के लिए था कि भाई कैसे आप अपनी ऐप की स्पीड को बढ़ा सकते हो. नेक्स्ट है कस्टम हुक. कस्टम हुक का काम क्या होता है कि भाई मान लो आपको कोई डेटा फैच करना है, इसके अंदर आपको यूज़ फैच मिलता है कि किसी एपीआई से डेटा आप कोई लेके आना चाहते हो, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं. ध्यान रखना सिर्फ डेटा लाने के लिए, अपडेट डिलीट कराने के लिए नहीं है. ठीक है, या पोस्ट कराने के लिए नहीं, उसके लिए अलग मेथड होता है. यह है सिर्फ और सिर्फ एपीआई से डेटा रीड और रिट्रीव करने के लिए. So hooks are reusable function. When you have component logic that needs to be used by multiple components, we can extract that logic to a custom hook. So custom hook starts with use, example use fetch. So यहाँ पर हमने define करना है build a hook. Let's build a custom hook that fetches data from an API. So in this following code, we are fetching data in our home component and displaying it. So we will use the JSON placeholder service to fetch fake data
This service is great for testing applications when there is no existing data. So use the JSON placeholder service to fetch fake to-dos items and display the titles on the page. So आपको मैंने PHP में ये करा रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप जाके देखिए JSON प्लेस होल्डर, और यहाँ से आप जाके टू डूज वाली अपनी वो देख सकते हैं। ये डेटा हमने बेसिकली रिएक्ट में फैच करना है लाइव सर्वर से। तो कैसे आएगा ये डेटा, इसको ज़रा समझते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्टेट का तो यूज़ करना ही है, ठीक है, साथ में हमने यूज़ इफेक्ट को भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। सो यहाँ पर क्या लिखा, कांस्टेंट डेटा, और हमने एक हुक बनाया सेट डेटा। यूज स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट नल है हमारा डेटा। हमने अपना जो यूज़ इफेक्ट हुक बनाया उसके अंदर में जाके लिखा फैच, हमारा डेटा इस यूआरएल पर अवेलेबल है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको पास किया। उसके बाद देन हमने एक पैरामीटर सेट किया रिस्पॉन्स, और उसके अंदर में जेसन फॉर्म में डेटा को रीड किया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद में डेटा को सेट कर रहे हैं सेट डेटा के ऊपर, डेटा के नाम से। अब क्या करेंगे, अब जब रिटर्न करेंगे तो आप डेटा का लूप चला लेंगे। डेटा यहाँ से एंड डेटा डॉट मैप, अब उसका नया नेम क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैंने रखा आइटम। बस आप यहाँ पर की लगा लीजिएगा, आइटम में आइटम आईडी क्या है, और उसके अगेंस्ट आप टाइटल को प्रिंट कराते जाइए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, ये देखिए, इस एपीआई में जो डेटा होगा वो हम लोग फैच कर पाएंगे यहाँ पर। तो आइए देखिए लोकल होस्ट, और ये देखिए सारा डेटा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन यहाँ पर क्या है, एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं। ये देखिए टाइटल, और यही सेम टाइटल हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी तरह से लास्ट की बात की जाए तो वो आप यहाँ जाइए लास्ट, और लास्ट लाइन आप देख सकते हैं एपीआई से डेटा हमारा लिफ्ट अप हो गया है बहुत अच्छे से। सो द फैच लॉजिक मे बी नीडेड इन अदर कंपोनेंट एज वेल, सो वी विल एक्सट्रैक्ट दैट इनटू अ कस्टम हुक। So move the fetch logic to a new file to be used as a custom hook। मैं क्या बनाने जा रहा हूँ कि भाई हमें जब रिएक्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो एपीआई सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बार बार तो आप ये लॉजिक लिखोगे नहीं, तो एक ऐसा लॉजिक लिख दो यूनिवर्सल की काम अपने आप चलता रहे। सो हम क्या करेंगे कि यूज फैच डॉट जेएस अपना एक कॉम्पोनेंट बना लेंगे, और हमने यहाँ पे जाकर डिफाइन कर लेना यूज स्टेट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यूज फैच में यहाँ पर पैरामीटर है यूआरएल, डेटा में यहाँ पर हमने डिफाइन किया अपना हुक, सेट डेटा को हमने डिफाइन किया, यहाँ पर यूआरएल आ गया, बाकी सब कुछ आपका एज इट इज़ रह गया। अब क्या होगा, बस आपने यूज फैच हुक को यहाँ पर कॉल कराना है, बस कांस्टेंट डेटा आपने यहाँ पर रखा, और यूज़ फैच में बस अपना जिस भी पेज पे जो भी एपीआई फैच कराओगे वो डालते जाओ, और डेटा आपका वर्क करते जाएगा उसके अंदर। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या ये हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं। हम यहाँ जाएंगे और एक फाइल बना लेंगे यूज फैच डॉट जेएस, और हमने इसको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करके क्लोज कर लिया। इंडेक्स में आएंगे, यहाँ से इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको कॉल करेंगे, और चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में क्या हमें अगेन डेटा यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल समझें, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल यूज फैच डॉट जेएस कंटेनिंग अ फंक्शन कॉल्ड यूज फैच विच कंटेन्स ऑल ऑफ द लॉजिक नीडेड टू फैच आवर डेटा, जो कि ये है। So we remove the hard-coded URL and replace it with a URL variable that can be passed to the custom hook। यानी कि आपने यहाँ पर URL को पास किया, अब URL कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको मिलता रहेगा URL। जिस भी पेज पर आप इसको बस कॉल कराओगे ये आपका काम कर जाएगा, है ना। तो यूज़ फैच में जैसे आपने यहाँ पर डेटा लिखा वो सीधे इस URL को मिल जाएगा, और फिर आगे के लॉजिक ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट करेंगे। लास्टली हाँ वो निकल लिया, क्या बंद करना है, हार्ड ड्राइव, हाँ पीसी का ढक्कन लगा दो, ठीक है। एग्जाम्पल, लास्टली वी आर रिटर्निंग टू आवर डेटा फ्रॉम आवर हुक इन index.js। वी आर importing our use fetch hook and utilizing it like any other hook। This is where we pass in the URL to fetch data from।
So now we can reuse this custom hook in any component to fetch data from any kind of URL. Just you need to change there like वहाँ पर मे बी हो सकता है टाइटल, मे बी हो सकता है डिस्क्रिप्शन, इस तरह का कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हुक्स थे टोटल, ठीक है। तो आपको अब इसमें ये एडवांटेज मिल गया कि अब आप एपीआई से डेटा रीड करके जो मर्जी आप बनाना चाहे वो चीज़ें बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से काम करना है। तो रिएक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी हुक्स हैं, ये हुक ध्यान रखना, आपको जब मैंने क्लास पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे फीचर्स पढ़ाए थे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से, रिएक्ट के अंदर ये क्लास का टॉपिक, तो आप देखोगे हमने बहुत कुछ सीखा था इसमें, कंस्ट्रक्टर, प्रॉप्स, कंपोनेंट इन कंपोनेंट, कंपोनेंट इन फाइल, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। फिर इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, स्टेट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लाइफ साइकिल जिसमें ये सब चीज़ हमने माउंटिंग सीखा था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे गए तो हमने अपडेटिंग सीखा था। तो ये क्लास के साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं सब हमने एक ही जगह कर दी थी। हुक जो होते हैं वो सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट पर काम करते हैं, तो इसलिए हमने हुक्स आपको आज डेडिकेटेड सारे पढ़ाए हैं अलग से, ठीक है। तो ध्यान रखना, हुक का क्लास कंपोनेंट में कोई काम नहीं है, और क्लास को अब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जितना भी हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं वो फंक्शन विद हुक के साथ करते हैं। बट मैं आपको आगे चल के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि क्लास के साथ भी अगर काम करना हो तो कैसे होगा। ऑलरेडी आपको इसे करके हमने दिखाया है, प्लस फंक्शंस के साथ आपने काम किस तरह से लेना है, राइट। तो रिएक्ट आपका यहाँ पर जो है वो ओवर होता है। अब इसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट बनाने की बारी आएगी, भी हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो अगर बात आती है सिर्फ फ्रंट एंड की, जैसे कि भी आप ये डेटा देख रहे हैं जो रिट्रीव किया बैकएंड से, तो एपीआई से डेटा लेके आप डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को अपना बैकएंड खुद का बना के उसके अंदर डेटा डालना है, उसके लिए हमें रिएक्ट के साथ चाहिए होता है नोड, तब वो पॉसिबल होंगी चीज़ें। तो आज की क्लास में हम 4 लोग हैं इसमें, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नोड अगर मैं स्टार्ट करूँ आज तो नहीं करेंगे, हम इसको मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोड को फ्रेश रहेगा एकदम टॉपिक, और जितनी भी ये मैंने फाइल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं आपको दिखाने के लिए, ये सारे एग्जांपल्स फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि मैं आपको दिखा भी दे देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं बेसिक के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं या ES6 में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट कि आप इनको चला के देख पाएँ सारी चीज़ों को, ठीक है, जैसे मैंने आपको रन करके दिखाई हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्लास में नोड पर कैसे हमने काम करना है, कैसे सारी चीज़ें वर्क करेंगी नोड की, उसको सीखेंगे। जब रिएक्ट और नोड हमारे दोनों, जैसे रिएक्ट आज हमारा हो गया है प्रॉपर्टी वाइज, अब बस इससे डिज़ाइनिंग की बात आएगी, और नोड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इन दोनों को ब्लेंड करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कैसे यहाँ पर आप बना सकते हैं चीज़ें। अब वो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, वो कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो बना के देखेंगे उसको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को, फाइल्स में आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। गूगल ड्राइव पर आपको मिल जाएगा, जो आपका PHP वाला ड्राइव है उसी ड्राइव के अंदर आपको मिलेगा डेटा, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से जब से हमारा PHP ओवर हुआ है तब से कोई डेटा वहाँ पर गया नहीं है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए अभी इस डेटा को डिप्लॉय भी कर देता हूँ साथ ही साथ। तो हमारा है बैच टाइम 12/2/130 विच इज़ WDD, और सितंबर के बाद से कोई डेटा नहीं गया है, तो December 24 पूरा लिख देते हैं, और यहाँ पर हम आपका जो डेटा है वो पास करेंगे। आज डेट हो गई अपनी 27 दिसंबर 24। मैं ही काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, क्लास हम ओवर कर रहे हैं। चलिए, तो ये है आपका डेटा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सब एक डेट पर एक साथ आपके पास सारी फाइल्स हैं। ट्राई करें, चला के देखें, कोड को समझें, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपका
12 to 130 WDD के अंदर दिसंबर में आपका ये रिएक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास आपका स्टार्ट करेंगे Node.js एंड आफ्टर दैट फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट इसके ऊपर। चलिए जी, थैंक यू सो मच।